हेलो दोस्तों, समाज वाटिका चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं विमल सर। आज हम बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बुक कक्षा 7 विषय इतिहास के अध्याय नंबर 4 को देखेंगे। तो सीधे चलते हैं अध्याय नंबर 4। अध्याय नंबर 4 मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी तक। इससे संबंधित एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। अध्याय नंबर 4 मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी। तो इसके प्रारंभिक जो अनुच्छेद है, इसका वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं। अब हम पहले अनुच्छेद के बाद जो दूसरे अनुच्छेद है, अगले भाग, उसको हम आज देखेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अगला अनुच्छेद में। आज हम शुरू करते हैं मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध। चलिए आगे चलते हैं। मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुगलों घरानों में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, परंतु कईयों ने भी विरोध किया। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्मानीय व्यवहार किया और उन्हें उनकी जागीर वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत में अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा दिए, परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। मनसबदार और जागीर। चलो हम देखते हैं मनसबदार किसे कहते हैं और जागीरदार क्या होता है। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र समृद्ध होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह से सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना प्रारंभ किया। शुरू में ज़्यादातर सरदार तुर्की यानी तुरानी और ईरानी के होते थे, लेकिन अब इस छोटे समूहों के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीयों, मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को सम्मिलित किया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। यानी मनसबदार वैसे को कहते हैं जो मुगलों की सेवा में, यानी मुगलों की जो शासन व्यवस्था है, साम्राज्य है, उनमें नौकरशाह के रूप में काम करने के तैयार होते थे, उसे मनसबदार कहे जाते थे। यानी आगे देखते हैं इसको और स्पष्ट करके। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। यानी उस समय मुगलों के साम्राज्य में जिन्हें कोई मनसब या कोई सरकारी हैसियत या पद मिलता था, तब उन्हें मनसबदार कहा जाता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके लिए 1 यानी पद, 2 वेतन एवं 3 सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। तो जात के आधार पर जो है दरबार में उनका प्रतिष्ठा और सम्मान होता था। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। 5000 जात वाले अभिजातों का 1000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था। यानी इनकी संख्या अधिक
थी तो उनका सम्मान भी अधिक था। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5,000 जात की पदवी के थे, यानी 5,000 से अधिक जात वाले को पदवी मिला हुआ था। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या संख्या 79 हो गई, यानी 79 हो गई। क्या इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य में खर्चा बढ़ गया? आगे समझिए हुआ है कि जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे और सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्यवाहियों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे। यानी जागीर किसे कहते हैं? मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, तो उन्हीं भूमि को जागीर कहा जाता था, और जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। यानी पहले के चैप्टर में हमने देखा है इक्ता या क्षेत्र, तो उसी के समान यह थी। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और न ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानीपूर्वक आकलन किया जाता था, ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते पहुँचते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सके कर ले। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। यहाँ दिया हुआ है चित्र में कि अपने सेवकों के साथ एक मनसबदार अभियान। तो जब भी मनसबदारों को किसी अभियान पर युद्ध पर जाना पड़ता था, तो उनकी जो टोली जो है इसी तरह आगे बढ़ते थे। आगे है जब्त और जमींदार, तो इसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।